हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 12। इससे पहले ऑलरेडी 11 जो सेट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेट्स जो है वो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो आईएनए से संबंधित नहीं थे। यह पूछ रहा है आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए से जो संबंधित नहीं थे वो थे आरसी दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आरसी दत्त। आईएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईएनए की जो स्थापना है वो 1939 में टोक्यो में रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो देखिए डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अगर लाइफ डिवाइन अगर आपसे पूछ देगा तब उसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। यहाँ डिवाइन लाइफ पूछा है इसलिए आपका आंसर जो होगा वो होगा शिवानंद। नेक्स्ट है हमारा कि राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वो निम्न में से किससे नहीं था, यह पूछ रहा है। तो विधवा पूर्ण विवाह से था, सती प्रथा से भी था, संस्कृत शिक्षा से नहीं था, अंग्रेजी शिक्षा से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत शिक्षा से नहीं था। क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, वो संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की अगर जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज और 19वीं शताब्दी के भारतीय पूर्ण जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उस्ताद मंसूर खान जो है वो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यह जो था वो जहांगीर के शासनकाल में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। और मंसूर खां को नादिर उल असर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। देखिए अगर हम लोग जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर से याद रखिएगा जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है वो नूर जहां के द्वारा करवाया था। मुगल चित्रकला जो है वो अपने चरम स्पर्श पर था कब, जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंचा था। जहांगीर जो था वो खुसरो की सहायता देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था। तो मूल नियंत्रण नीति जो है वो किसानों के भलों के लिए लागू किया, सैनिकों के भलों के लिए लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों। वह जो था वो न्यूनतम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी से और जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलाउद्दीन की हत्या करके 1296 में गद्दी पर बैठा था। फिर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो याद रखिएगा यह जो था वो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत करवाया था। इसने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। इसने खम्स जो लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। इसने जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि महाबलीपुरम में स्थिर मंदिर संबंधित है। तो महाबलीपुरम में जो मंदिर है वो उसका निर्माण जो है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। पल्लव से याद रखिएगा पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो स्थापित किया था वो था एक कल्लर नामक का ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक द्वितीय की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क से याद रखिएगा कनिष्क ही जो था वो जो विश्व का प्रसिद्ध सिल्क मार्ग था उसका प्रतिपादन जो है वो कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने 78 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है तो उस समय एक संवत चलाता है जो कि शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडनमल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
नेक्स्ट है हमारा कि किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया है, ये जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह स्थानीय जो अस्थाई बंदोबस्त है, इस अस्थाई बंदोबस्त की नीति जो है वो कब लागू करता है, 1793 में। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो यह 1786 से लेकर 1793 तक रहता है और फिर उसके बाद 1805 में भी यह जो है वो रहता है। क्लियर है। कॉर्नवालिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा का इसका इंचार्ज भी बनाया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लंदन सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कलकत्ता, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन 1870 में बिल्कुल सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये गलत है क्योंकि इंडियन एसोसिएशन जो था वो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो नारी आंदोलन है वो ज्योतिबा फूले के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले से याद रखिएगा, इन्होंने 1851 में बालिका विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1875 से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1875 में ही इंडियन लीग की भी स्थापना हुई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा था, वो याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है हमारा कि गदर पत्रिका का प्रकाशन जो है वो सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है वो अंग्रेजी भाषा में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। यह पत्रिका जो था वो 1913 से छपने लगा था। फिर इसके पश्चात इसका प्रकाशन जो है वो पंजाबी और उर्दू भाषा में भी होने लगा था। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के द्वारा। केरल में एक जगह है जिसका नाम है कोझिकोड। यही कोझिकोड में यह जो है वो देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना जो है वो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पाने और लैंगिक समानता के लिए की गई है। वहीं अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के संक्रमण के ठीक होने के बाद जो मरीज होते हैं वो 14 दिनों बाद अपना प्लाज्मा जो है वो इस बैंक में डोनेट कर सकते हैं। कोविड से एक चीज़ याद रखिएगा, कोविड को क्या जो पहला मामला था वो भारत के केरल में दर्ज किया गया था और इसको WHO के द्वारा वैश्विक महामारी भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो यह जो है वो भारत और रूस के बीच हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट है हमारा कि शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो किसको मिला है, यह मिला है सर डेविड एटनबरो को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिकवादी हैं। इनको इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो वो आर रामानुजम, और अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की गई है। तो अरुणोदय योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार। और इस योजना के तहत हर एक महिलाओं को, मतलब प्रत्येक परिवार के महिला सदस्यों को 830 रुपये की राशि दी जाएगी कि वो अपने ज़रूरत का सामान जो है वो खरीद सकें।
असम की अगर हम लोग बात करते हैं तो असम की कुछ और अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, अभिनंदन योजना और ये अरुणोदय योजना, ये सब जो योजनाएं हैं वो असम सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो यह किसको कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से याद रखिएगा, तमिलनाडु का डिंडीगुल ताले, त्रिभुवन सिल्क साड़ी, इरोड हल्दी, कंदानगी साड़ी, ये सबको भी ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। और जीआई टैग जो होता है वो 10 वर्षों तक जीआई टैगों का जो पंजीकरण होता है वो मान्य होता है। भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हो गया, वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में थे 2012 से लेकर 2017 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें राष्ट्रपति। अभी जो है वो 14वें राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी को 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर पूछ रहा है तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को प्रदान किया गया है। ये अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इनको जो यह पुरस्कार दिया गया है, यह नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने और इसके लिए नए तरीकों को आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल कितने निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा है? 2019-20 के अनुसार अगर बात करते हैं तो 1.64% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह कब तक लक्ष्य रखा गया है? यह 2025 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। वहीं अगर मवेशियों में जो फुट और माउथ रोग होता है उसको भी खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो जिला है वो है जमुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। दूसरे नंबर पे अगर पूछता है तो दूसरे नंबर पे है भभुआ और तीसरे नंबर पर है गया। और अगर सबसे कम पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा जहानाबाद। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन जो है वो चर्चा में रहा था? तो वह 25वां संविधान संशोधन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25वां। अभी जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट है हमारा कि आईपीएल 2020 के उप विजेता टीम जो है वो निम्न में से कौन है? तो आईपीएल 2020 की अगर बात कर रहे हैं उप विजेता तो था मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब 5वीं बार अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कैपिटल्स। यह जो था वो आईपीएल का 13वां संस्करण था। अभी जो है वो आईपीएल का 14वां संस्करण चल रहा है 2021 में, जो कि इंडिया में चल रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और अब उसका जो शेष पार्ट है वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं फिट इंडिया अभियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखिएगा, जो पूछा जा सकता है। इनके ब्रांड एम्बेसडर का नाम है कुलदीप हांडू और यह जो योजना है वो 29 अगस्त 2019 को लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा किया है? तो यह किससे किया है? मलेशिया से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो यह कौन सा राज्य किया है? यह किया है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक अगर पूछ ले कि सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती, तब तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। लेकिन अगर पूछ ले कि एम्बुलेंस में महिला ड्राइवर की भर्ती किसने किया, अगर पार्टिकुलर एम्बुलेंस बोल दे, तब आपका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो किस देश में स्थित है? तो यह इटली का एयरपोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली की राजधानी है रोम।
नेक्स्ट है हमारा कि निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो नया चुनाव आयुक्त पूछ रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछ रहा है। तो नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। नेक्स्ट हमारा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान जो है वो 63 है। ठीक है, पहले स्थान पर अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2019 में अगर भारत का रैंकिंग याद रखना है तो याद रखिएगा वो था 77। नेक्स्ट है हमारा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चाचा चौधरी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाचा चौधरी। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो जून 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा टिल बी बिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो टिल बी बिन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रणदीप गुलेरिया। यह टिल बी बिन जो है वो कोविड-19 से जानकारियों से संबंधित यह पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। और इस बार जो इसका थीम था वो था फॉरेस्ट रीएस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। ये 2021 का थीम था। और 2020 की अगर बात करते हैं तो 2020 में था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। लेकिन 2021 की अगर थीम की बात करते हैं तो वो था फॉरेस्ट रीएस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है वो 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। और इस योजना के तहत गांव के लोगों को आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन। डेनमार्क की और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बेरूत की, तो अच्छा पहले तो एक चीज़ याद रख लीजिए, डेनमार्क की मुद्रा जो है वो है डेनिश क्रेन। ठीक है, और डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, फॉल्केटिंग है। बेरूत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लेबनान की राजधानी है। और ओटावा की बात करते हैं तो ये कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा पत्रकार सम्मान योजना जो है वो किस राज्य की योजना है। तो यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार। और इस योजना के तहत 20 वर्ष से अनुभव प्राप्त, जो कि जिनको 20 वर्ष का अनुभव है, उन पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बालियारिक द्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में। और इस द्वीप समूह पर स्पेन का अधिकार है, जो कि यूरोप का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है जिसमें आर्द्रता धारण की उच्च क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि काली मिट्टी में आर्द्रता धारण की उच्च क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विकास है वो महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। इसके अलावा भी काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, कर्नाटक के मैसूर पठार, ये सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो पंछी के पंजे वाले मतलब बर्ड्स फूट की आकृति वाला जो डेल्टा है वो बनता है मिसिसिपी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी। यह मिसिसिपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। और यह नदी जो है वो अपने मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकृति वाले डेल्टा बनाती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो मिसिसिपी है वो अमेरिका के रेड रॉक स्रोत से निकलती है। नेक्स्ट हमारा कि सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो सुएज नहर बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य जो है वो 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7,000 किलोमीटर। सुएज नहर से याद रखिएगा, यह जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1854 में और फिर 1869 में यह जो शहर है वो यातायात के लिए खोल दिया गया था। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 168 किलोमीटर है।
नेक्स्ट हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सीसी लिंगानुपात न्यूनतम है? तो यह किसका है? हरियाणा का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। सर्वाधिक अगर शिशु लिंगानुपात देखा जाए, शिशु लिंगानुपात की यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा कि सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो यह जो है वो अंगूर की प्रमुख किस्में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर। नेक्स्ट है हमारा कि फेयरबेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो फेयरबेल केप जो है वो न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। वही अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा कि कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम क्या है? तो कोयला उत्पादन में भारत के राज्यों का सही क्रम अगर बात करते हैं तो कोयला उत्पादन के मामले में प्रथम जो है वो है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर यही पूछ ले कोयला भंडारण के मामले में, तो कोयला भंडारण के मामले में पहला है झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा है छत्तीसगढ़। ठीक है। और अगर देश पूछ ले कि कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता देश कौन है, तो वो है चीन। नेक्स्ट है हमारा कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन कौन उपयुक्त नदियों का पूरब से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पूरब की पश्चिम की ओर अगर सही अनुक्रम बैठाइएगा तो कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से है, और गंगा जो है वो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो है वो निम्न में से कौन नहीं है, यह पूछ रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यह पूछ रहा है। थालघाट नासिक और मुंबई सुमेलित है, भोरघाट मुंबई और पुणे सुमेलित है, पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यानी कि ऑल। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर वर्णित है, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। उसी बीच आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 40, उसी में इसका वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है हमारा कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? तो यह कौन से अधिनियम के द्वारा? तो यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा इससे पहले नहीं थी, लेकिन 1813 अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। 1813 के चार्टर अधिनियम की अगर हम लोग और बात करते हैं तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पर पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों तक के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है? तो यह किसको मिला है? यह मिला है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 के क में इसका विवरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। पंचायत के चुनावों का आयोजन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, यह तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक पंचायत जो है वो अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य जो है वो ग्रामीण विकास में सहयोग करना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही होगा, कौन सही नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो क्या है, सही नहीं है। पंचायती राज की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, पंचायती राज का जो शुभारंभ है वह स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नौगौड़ जिले में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे या विषय की जांच नहीं की है, यह पूछ रहा है।
तो किस आयोग ने नहीं किया है? ठक्कर आयोग ने नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग का जो गठन था वो इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? तो कौन से भारत शासन अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1909 ईस्वी के में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत। तो इस क्वेश्चन का, जिसको कि हम लोग मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इससे और जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये, पहला तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो है, इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के आदर्श की प्रेरणा जो है वो कहाँ से संबंधित है? मतलब कहाँ से इसकी प्रेरणा जो है वो ली गई है? तो ये कहाँ से लिया गया? यह लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से, मतलब फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति से। वहीं अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा गया है। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियाँ हैं उसका जो केंद्र बिंदु या स्रोत जो है वो भारत के लोग ही हैं। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो था वो जोड़ा गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना एवं 2 प्रकार की समानता जो कि प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत ले सकता है? यह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो राष्ट्रपति सलाह तो ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति जो है वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कुछ और अनुच्छेद याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी, अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन की कुछ शक्तियाँ का विवरण किया गया है। तो यह सब कुछ राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो इनकी संख्या जो है वो राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति जो है वो बहुत सारे मतलब नियुक्ति संबंधी भी इनको अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अनुचुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़े आयोग के सदस्य। मतलब ये सब की जो नियुक्ति है वो उससे संबंधित अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा कि विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 50। एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर प्रदान किया जाता है? तो यह जो है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। और यह सिफारिश सलाहकारी होता है, इसे मानना या ना मानना जो है वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया। और इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 12 सितंबर 2013 को लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2013। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश जो है वो किस समिति ने किया था। तो यह जो है वो किस समिति के द्वारा किया गया था, यह किया गया था शेरवानी समिति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शेरवानी समिति के द्वारा। और फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है वो 1991 में किया गया है। अभी तत्काल वर्तमान में भारत में लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है वो 1987 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1965 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं। तो भारत में चिपको आंदोलन के नेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन माने जाते हैं भारत में चिपको आंदोलन का नेता। सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये कहाँ स्थित है, यह जो है वो झांसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झांसी और इसकी स्थापना जो है वो 1988 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत जो है वो वनाच्छादित है। तो यह किस देश में है, यह है जापान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। एक रिपोर्ट आया था वो था वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2018। इसी रिपोर्ट के अनुसार जापान में भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है। ठीक है, जापान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है एन और यहाँ के संसद को बोला जाता है डायट। नेक्स्ट हमारा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है। तो यह कौन सा है, जॉइंट पांडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी स्थापना हुई है 1961 में और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च। वहीं अगर 20 नवंबर की बात करते हैं तो 20 नवंबर से याद रखिएगा विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 5 जून की अगर बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाने वाले उक्त निम्न में से कौन है। यहाँ पूछ रहा है कि पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाने वाले उत्तक जो है वो निम्न में से कौन है। तो यह कौन है, स्केलेनकाइमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा कि घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो घास से संबंधित अध्ययन जो है वो एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान जो है वो विभिन्न प्रकार के पादपों एवं उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है। पैथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो रोग की प्रकृति, लवणों व कारकों के अध्ययन को कहा जाता है। और पोलियो वनस्पति की बात करते हैं तो ये पादप जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विकास का मुख्य कारक है। तो विकास मतलब जैव विकास का जो मुख्य कारक है वो क्या है, तो वो है प्राकृतिक बरन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक बरन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कि उड़ने वाला स्तन्यपायी निम्नलिखित में से कौन है। तो चमगादड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। नेक्स्ट है हमारा कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल जो है वो मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो यह किस में होता है, धान में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान। से याद रखिएगा धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन और भारत में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व जो है वो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए कैल्शियम तो है, फास्फोरस भी है, फ्लोरीन भी है, आयोडीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। आयोडीन से आप लोगों को याद होगा आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है।
नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतस्रावी ग्रंथि है उसको हम लोग अबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और वही अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होगा, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछे तब अग्नाशय होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा कि बालों का झड़ना तथा चर्म रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह जो है वो विटामिन B7 की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, विटामिन B7। वहीं विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसके कमी से बाल जो है वो सफ़ेद होता है, चर्म रोग होता है। विटामिन B12 की बात करते हैं तो इससे घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ होती हैं। और विटामिन B2 की बात करते हैं तो इससे किलोसिस होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस रसायन का प्रयोग जो है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। तो यह किसका किया जाता है, सोडियम बेंजोएट मतलब कि NaC7H5O2 का किया जाता है। ये क्या होता है, सोडियम बेंजोएट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि H2SO4 में X का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो X का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो आएगा आंसर 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट है हमारा कि मेलेकाइट जो है वो निम्न में से किसका अयस्क है। तो मेलेकाइट किसका अयस्क है, कॉपर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का। वहीं कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है क्रोएलाइट किसका है। तो क्रोएलाइट एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट हमारा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का अनुभार जो है वो 20.03 ग्राम पर मोल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। अगर यही पूछ दे कि साधारण जल का कितना होता है, साधारण जल का होता है 18। नेक्स्ट हमारा कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट की अगर बात करते हैं तो इसमें एक कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दीवारों पर फॉस्फेरस का लेप चढ़ाया जाता है, और फिर उसके अंदर जो है वो कोई इनर्ट गैस जो कि नियॉन या आर्गन होता है वो भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन या पारद पास। नेक्स्ट हमारा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर क्या होगा, एक अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हमारा कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक के अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, क्योंकि संसार के जो सभी जैव पदार्थ हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ऊन तो है, चमड़ा भी है, रेशम भी है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, क्योंकि नायलॉन जो नायलॉन क्या है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाद बाकी ये तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। नेक्स्ट है हमारा कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो किसका अम्ल का, टार्टेरिक एसिड मतलब कि C4H6O6 का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टेरिक अम्ल का। नेक्स्ट है हमारा कि दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन है जिसका उपयोग जो है वो खगोलीय पिंडों की ऊंचाई के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह किसका किया जाता है, यह किया जाता है सेक्सटेंट का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेक्सटेंट, ठीक है। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर जायरोस्कोप की बात करते हैं तो इसको कोणीय वेग मापन यंत्र कहा जाता है। नेफोस्कोप की अगर बात करते हैं तो ये बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। और रेडियोमीटर की बात करते हैं तो ये विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापन का यंत्र है। नेक्स्ट हमारा कि किसी पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सही है, यह पूछ रहा है। तो पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है, ये तो गलत है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मान जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति जो है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यह पूछ रहा है। तो जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तांक जो है वो ज़्यादा होगा तो उससे अगर प्रकाश की गति जो होगी वो न्यूनतम होगी। तो यहाँ अपवर्तांक सबसे ज़्यादा होगा कांच का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच। नेक्स्ट हमारा आँख के लेंस का फोकल दूरी जो है वो किसके कार्य से परिवर्तित होता है। तो आँख के लेंस का जो फोकल दूरी है वो सिलियरी मांसपेशी के कार्य से परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो सिलियरी मांसपेशी होता है इसके में अगर संकुचन आता है तो आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, और इसी के फलस्वरूप आँख के लेंस की जो फोकल दूरी है वो बदलती है। नेक्स्ट है हमारा कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है
इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि वाष्पीकरण की जो दर होती है, मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, यह बताइए। तो कॉस्मिक किरणें जो हैं वो आवेशित कण हैं, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकल कैडमियम बैटरी का जो प्रयोग होता है वो ट्रांजिस्टर में भी होता है, कैलकुलेटर में भी होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी में होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन याद रखिएगा इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार जो है वो अनिवार्यता कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो यह 25 कृषि उत्पादों के लिए करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। नेक्स्ट हमारा नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? तो यह 175 गीगावाट का किया गया है कब तक? 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक, जिसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट और बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से 5 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इनके उपनाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहदी गांधी। सरहदी गांधी पूछ ले, सीमांत गांधी पूछ ले, बादशाह खान पूछ ले, बच्चा खां पूछ ले, सबसे अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यह कौन सा है? यह है कुसुम योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम योजना, क्योंकि कुसुम योजना के अंतर्गत देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले जो डीजल या बिजली के पंप हैं उसके लिए योजना ये बनाई गई थी, कुसुम योजना। इसका महिला सशक्तिकरण से कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम योजना। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।